From last session में we have solved some questions. We will go ahead with more questions on resistivity क्योंकि हमने last session में if you remember resistivity define किया था. तो just for a very quick revision, resistance अभी देखो मैंने कल भी बताया था कि resistance तीन चीज पे डिपेंड करता है. एक है लेंथ, एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक है टेम्परेचर. नेचर ऑफ मटेरियल तो डिपेंड करेगा ही, कॉपर के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन थ्री एक्सटर्नल पैरामीटर्स, मतलब लेंथ, एरिया और टेम्परेचर. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमने ये भी बोला था रेजिस्टेंस depends on nature of material, length of material, length of the conductor and area of cross section depending, and start ही वहां से किया था at a given temperature. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, if the temperature is constant, in that case दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया पे. फिर हमने इन दोनों कंबाइन कर लिया था, लेंथ अपॉन एरिया, so resistance is proportional to length upon area. तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया. तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी जब तुम रिमूव करोगे, साइन रिमूव करोगे, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. ये जो रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. तो ये एक एक चीज याद रखो. एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, inversely proportional to area. So resistance is proportional to length upon area. So resistance equal to some constant which is known as resistivity. तो constant of proportionality का नाम था resistivity और एक नाम था specific resistance. तो R equal to rho L by A. तो rho equal to R A by L. फिर ये ओहम मीटर आता है, इसका ऐसा यूनिट. इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, है ना, बराबर. वो क्या होता है, वो L अपॉन आर ए, वो होता है सीमेंस पर मीटर. वो हमने कल इतना देखा था, फिर इस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, वो हम बाद में देखेंगे. तो आज हम पहले डिराइव करेंगे रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट व्हाट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. तो इस टॉपिक के बुक टू बुक अलग अलग नाम होते हैं. सिंपल है. एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, या तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर और वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर. हमने पहले भी ये डिस्कस किया है. एनटीसी पीटीसी टाइप, क्या था क्या, एनटीसी पीटीसी, व्हाट वाज पीटीसी. अगर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. अगर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम होगा तो उसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर. हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स की बात कर रहे थे. कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होता है और कंडक्टर्स में मूविंग चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस एट अ गिवन टेम्परेचर लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है. जब हमने लेंथ और एरिया चेंज किया तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा. जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ और एरिया कांस्टेंट रखेंगे. ये पहले समझ लो. तो यू स्टडी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस अंडर टू डिफरेंट केसेस. Case number one, in case number one you change length, you change area, but you keep temperature constant. Case number two, you change temperature but you keep length and area of cross section constant. तो वापस लॉजिकली स्पीकिंग, हमने जब कल का ही केस था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर लेंथ बढ़ा दे तो कोलिजन बढ़ जाएंगे. बढ़ते क्या कोलिजन? यस. क्योंकि अगर लेंथ बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो मोर कोलिजन. और अगर एरिया बढ़ गया तो एरिया बढ़ना मतलब दो आयॉन्स में एवरेज डिस्टेंस बढ़ना, और एवरेज डिस्टेंस बढ़ने से कोलिजन का कम होना. तो आयॉन्स का डिस्टेंस बढ़ना मतलब कोलिजन कम होना, तो रेजिस्टेंस कम होना. लेंथ बढ़ना तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. तो अब ना हम लेंथ चेंज करने वाले हैं, ना हम लोग एरिया चेंज करने वाले हैं. हम चेंज क्या करने वाले हैं? टेम्परेचर.
टेम्परेचर चेंज कैसे करते हो? बाय हीटिंग। व्हाट इज हीट? एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्वेश्चन ये था कि जब मैंने एक कंडक्टर को हीट कर दिया, एनर्जी सप्लाई कर दिया, तो ये जो हीट है वो एनर्जी है विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर वो हीट गया कहाँ पे? तो होता क्या है, ये जो पॉजिटिव आयॉन्स थे वो पहले वाइब्रेट हो रहे थे स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ और स्लोली, लेकिन तुमने हीट किया तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो इफ दे आर वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड, इसका मतलब कोलिजन बढ़ जाएगा। तो कोलिजन बढ़ेगा तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो नाउ यू हैव थ्री डिफरेंट डिपेंडेंस। वन इज लेंथ, इंक्रीजिंग लेंथ मतलब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोलिजन्स व्हिच मींस इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। इंक्रीजिंग एरिया मींस increasing the distance between two ions मतलब decreasing number of collision मतलब decreasing the resistance। और increasing temperature मतलब increasing the amplitude of vibration of ions। जो ion पहले smaller amplitude के साथ slowly vibrate हो रहे थे, अब वो larger amplitude के साथ faster vibrate होंगे, मतलब collision ज्यादा होंगे, और collision ज्यादा होने का मतलब ये है कि resistance भी बढ़ेगा। तो ये टॉपिक में फॉर्मूला तो हम बनाते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज, so it is seen that resistance in conductors increases with increase in temperature. So it is seen that resistance in conductors increases with increase in temperature, with increase in temperature। मतलब ये पीटीसी है कि एनटीसी है? पीटीसी है। वो भी आखिरी में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ना सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए ग्राफ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई विल टेल यू, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए पहले तो। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी है? 0, पहले इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में भी 0 है। मैं अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 1 करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी है? 1, दूसरे में भी 1 एंड 1। लेकिन जब आप x की वैल्यू 2 डालते हो तो y की वैल्यू कितनी है? 2, तो x2 y2। लेकिन दूसरे इक्वेशन में तुमने जब x की वैल्यू 2 डाल दी तो y की वैल्यू होगी 4। फिर जब आपने y की वैल्यू 3 लिखा है पहले इक्वेशन में, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू 3 और 3 है। लेकिन हाँ 3 और 3 है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, मतलब y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू भी 3। अगर x की वैल्यू मैंने 3 लिखा है तो y की वैल्यू कितनी है? 9 स्क्वायर है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए दोनों ही केसेस में आप जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो y की वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रहा है। सिर्फ डिफरेंस इतना है, पहले केस में ग्राफ क्या है? लीनियर है। दूसरे केस में ग्राफ क्या है? नॉन लीनियर है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है वो। तो दूसरे केस में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। इंक्रीज दोनों में ही है। अब इतना डिटेल क्यों चाहिए? हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन लीनियरली बढ़ेगा कि नॉन लीनियरली बढ़ेगा, तो ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो इन दिस केस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस लीनियरली विद टेम्परेचर, मतलब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर आएगा। तो एक चीज तो पक्का हो गया कि ग्राफ क्या आएगा? लीनियर आएगा। सिर्फ अब एक्सिस हम लोग कर लेंगे चेंज। यहाँ पे टेम्परेचर एक्सिस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सिस है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पे डिग्री सेल्सियस स्केल है। तो एक काम करते हैं, इसको स्मॉल टी लिख देते हैं, क्योंकि कैपिटल टी नॉर्मली केल्विन स्केल के लिए रिजर्व होता है। पता है ना, तीन स्केल्स है टेम्परेचर मेजरमेंट के, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन यूज होता है, ऐसा यूनिट है वो, ओनली इन लैबोरेटरी फिजिक्स के लैब में। फ़ारेनहाइट यूज होता है सम फॉरेन कंट्रीज, है ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो नीचे टेम्परेचर आता है फ़ारेनहाइट में। या फिर
यूएस यूके वहाँ पे ये लोग नॉर्मली फ़ारेनहाइट में चलते हैं, और इंडिया में हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है, मतलब डे टू डे लाइफ के लिए यूज करते हैं वो यूनिट्स है। को मैं आई थिंक मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, ध्यान नहीं है क्लास में, ध्यान होना चाहिए। तो डे टू डे लाइफ में इवन इवन नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज टेम्परेचर, आप बोलोगे 30 डिग्री 31 डिग्री सेल्सियस। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, और लैबोरेटरी में फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में केल्विन में मेजर करते हो, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं, कौन सा टेम्परेचर है? डिग्री सेल्सियस है। ये कौन सा है? डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री भी हो जाए तो रेजिस्टेंस मटेरियल का नॉर्मली 0 नहीं होता, तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो कनेक्ट करो एक एक चीज। लेंथ चेंज किया था तो कोलिजन बढ़ गए थे तो रेजिस्टेंस बढ़ गया था, एरिया बढ़ाया था तो कोलिजन कम हो गए थे, रेजिस्टेंस कम हो गया था, टेम्परेचर बढ़ाया तो वापस से कोलिजन बढ़ गए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब ये तो पक्का हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। फिर कैसे बढ़ने वाला है ये भी बता दिया, लीनियरली, वो भी मैं लिखूंगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे सब्सटेंस का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस इज नॉन जीरो। तो एक काम करेंगे, ये जो वैल्यू होती है ना, वैसे बाय द वे इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, पता है क्या? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये होता है c। इन दिस केस इस ग्राफ में ये इंटरसेप्ट का मतलब होता है R0। R0 इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर? अब मैं वापस इसको बाद में यूज करूंगा, फिलहाल ग्राफ याद रखना। आप ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसमें 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस 0 नहीं है। अब इट इज सीन दैट ये जो रेजिस्टेंस है इट वेरीज। गड़बड़ करना बंद कर दो, जिनको पढ़ना है वो पढ़ो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तुम शायद कहीं और प्रजाति से हो, मेरे क्लास में मेरे ही रूल्स चलेंगे। मेरे को अगर गलती से कोई दिख गया मैं पढ़ाते वक्त गड़बड़ करते तो फिर एक्शन होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है, नहीं ध्यान देना है दरवाजा खुला है। अटेंडेंस मार्क हो गया जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको पढ़ना उनको पढ़ने दो। तो इट इज सीन दैट रेजिस्टेंस का चेंज कैसा है? लीनियर है। तो रेजिस्टेंस वेरीज, कैसा वेरिएशन है ये? लीनियर, वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। एंड टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं एकदम सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। सिर्फ इतना ही बताना है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा। उसके बाद सीधा सीधा स्टार्ट करना। आर ओ कौन था? रेजिस्टेंस था एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये इनिशियल भी है, क्योंकि हम इनिशियल पहला रीडिंग लेते हैं 0 डिग्री पे, तो इट इज इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक काम करो, अब टेम्परेचर बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, एक वैल्यू पे आ गए, लेट अस से टी। तो टी क्या है? हायर टेम्परेचर है। ये हायर टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि पहला टेम्परेचर कितना था? 0 था। अब मैंने टेम्परेचर क्या किया है? बढ़ाया है। तो जो भी वैल्यू आएगी 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री, ये क्या आएगा? हायर टेम्परेचर आएगा। लेकिन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। तो फिर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो मैं इसको बोलूंगा आर सफिक्स टी। ये आर सफिक्स टी कौन है? ये रेजिस्टेंस है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे है? हायर टेम्परेचर, मतलब कहाँ पे? टी डिग्री सेल्सियस पे। और ये फाइनल भी है, क्योंकि ये फाइनल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0 था, T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर RT है। अब एज आई टोल्ड यू, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले 2 ओहम था, अभी 10 ओहम हो गया, तो चेंज कितना है? 8। तो ये जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, दिस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, यहाँ पे चेंज मतलब इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा है। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1, इनिशियल रेजिस्टेंस। नंबर 2, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस का चेंज भी ज्यादा होगा। जितना टेम्परेचर चेंज ज्यादा है उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस is found to be, number one, directly proportional to किसको? मैंने अभी बताया, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो कितना बढ़ रहा है मतलब क्या? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, जितना इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही इंक्रीज भी ज्यादा होगा। मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। लेकिन ये इनिशियल रेजिस्टेंस आपने कितने डिग्री पे मेजर किया था? 0 डिग्री। तो इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब, वैसे बाय द वे पता होना चाहिए, फिजिक्स में जब आप चेंज डिनोट करते हो तो क्या लिखते हो? डेल्टा आर। सो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ओ, R0 इनिशियल रेजिस्टेंस। और ये डेल्टा आर क्या है? इंक्रीज है। किसमें इंक्रीज है? रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज या किसी चीज में इंक्रीज कैसे लिखते हो फिजिक्स में? डेल्टा आर तो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका इनिशियल स्पीड u था, फाइनल स्पीड v है, तो व्हाट इज चेंज? v माइनस u। यहाँ पे इनिशियल कितना था? R0, फाइनल कितना है? हाँ, तो फिर व्हाट इज चेंज? तो RT माइनस R0 मतलब डेल्टा आर। समझ में आया? तो देयरफॉर अगर डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू R0 है, मतलब RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, लेकिन इंक्रीज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज प्रोपोर्शनल टू R0। सिर्फ ये डेल्टा आर की जगह पे क्या लिखा है मैंने? RT माइनस R0। नंबर 2, दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है ना। एक इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, दूसरा टेम्परेचर कितना चेंज किया। लॉजिकली सोचो, पहले 0 डिग्री था, फिर मैंने 5 डिग्री कर दिया। पहले 0 डिग्री था, अब मैंने 10 डिग्री कर दिया। तो फिर दोनों केस में रेजिस्टेंस किस में बढ़ा? 10 डिग्री में ज्यादा चेंज हुआ। अगर 50 कर दिया तो ज्यादा चेंज किस में होगा? 50 के लिए होगा। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस है, वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आप चेंज इन रेजिस्टेंस को लिखते हो डेल्टा आर, वैसे ही चेंज इन टेम्परेचर को लिखते हो डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर माइनस फाइनल कितना है? इनिशियल कितना है? 0। दिस इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने क्या लिखा? हमने बोला इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मतलब कौन? डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा आर कितना है? RT माइनस R0। और डेल्टा टी कितना है? T माइनस 0। तो डेल्टा आर मतलब RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी मतलब T। व्हाट इज डेल्टा आर? RT माइनस R0। व्हाट इज डेल्टा टी? T माइनस 0 मतलब कितना? T। तो RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? T। इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 कहां पे था? ये था इक्वेशन नंबर 1। RT minus R0 is proportional to R0 and RT minus R0 is proportional to T. Therefore RT minus R0 is proportional to R0 into T. Good. जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना हो, अब RT माइनस R0 इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखूंगा मैं, अल्फा। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी के लिए भी तुम अल्फा यूज करते हो और कांस्टेंट के लिए भी यहाँ पे अल्फा ही यूज करते हो। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये कौन है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये कौन है? ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर दूंगा, अल्फा ही लिखूंगा, सिर्फ नोटेशन थोड़ा चेंज कर दूंगा, ब्रैकेट जैसा दिखा देता हूँ मैं, जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। तो ये ब्रैकेट जैसा अल्फा क्यों लिखा है? क्योंकि ये अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका नाम है
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, where alpha is constant of proportionality, known as temperature coefficient of resistance. वो जो एनटीसी पीटीसी बोल रहे थे हम लोग, वो इससे ही आता है, देखेंगे बाद में। देन अभी आप मुझे बताओगे जो भी हमने पिछले 10 मिनट में सीखा है, बताओ quick tell me what we have learned in last 10 minutes. quick, हमने क्या देखा अभी पिछले 10 मिनट में? चेंज इन रेजिस्टेंस, बराबर। चेंज इन रेजिस्टेंस विथ व्हाट? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस किसके साथ? क्या चेंज किया था हमने? टेम्परेचर। तो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जिनका अभी भी ध्यान नहीं था, यू हैव वन मोर चांस। टेम्परेचर बढ़ाओगे, आयॉन्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन के साथ कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो एक चीज तो पक्का है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने वाला है। सिर्फ कैसे इंक्रीज होने वाला है? वो है लीनियर। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, अब मैं जिसको पूछूंगा वही मेरे को बताएगा, बाकी कोई बीच में बोलेगा नहीं। तो यू विल टेल मी व्हाट इज दिस ग्राफ। पहले तो बताओ कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, इसका इक्वेशन बताओ। नो वन एल्स विल से, इक्वेशन बताओ इसका। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ? mx। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से पास होता है। अगर यही ग्राफ यहां से पास होता तो y इक्वल टू mx प्लस c। हम वेरिएशन किसका देख रहे थे? रेजिस्टेंस का। तो एक एक्सिस कौन सा होगा? रेजिस्टेंस होगा। दूसरा कौन सा होगा? टेम्परेचर होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। और ये ग्राफ कैसा है? लीनियर है। मतलब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इज लीनियर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 केल्विन पे नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है? R0। इसका मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री था, रेजिस्टेंस 0 नहीं हुआ, जो भी वैल्यू होगी 2 ओहम 3 ओहम, वो जो भी होगा वो कौन है? R0। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना, क्योंकि ये क्या था? 0 डिग्री था। मान लो मैंने 5 डिग्री कर दिया तो ये 5 डिग्री हो गया। तो 5 डिग्री पे रेजिस्टेंस बढ़ा क्या? ऑफकोर्स बढ़ गया। पहले कितना था? R0 था, अब कितना हो गया? RT हो गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई? RT माइनस R0, क्योंकि ये क्या है? R0 है और यहाँ से क्या है? RT है। तो चेंज कितना है? RT माइनस। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि जो चेंज है, पहली बात तो ये इंक्रीज है। चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पक्का है कि ये इंक्रीज है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखते वक्त क्या लिखा है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, कितना इंक्रीज है? RT माइनस R0। सिर्फ इसको मैंने नाम दिया था डेल्टा R। उसका रीजन सिर्फ इतना था कि किसी किसी टेक्स्ट बुक में डेल्टा R यूज कर लेते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता कहाँ से आया। तो डेल्टा R मतलब चेंज है, दैट्स इट। आपको डेल्टा R नहीं लिखना है तो तुम मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस का इंक्रीज कितना हुआ और कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस 2 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एक इनिशियल रेजिस्टेंस पे। तुम खुद सोचो ना लॉजिकली, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो ये लाइन और भी ऊपर शिफ्टेड होता। तो 0 डिग्री पे ही ज्यादा रेजिस्टेंस है तो हायर टेम्परेचर पे और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लाइन ऊपर तक जाएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डेफिनेटली किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल रेजिस्टेंस पे। और अगर टेम्परेचर में 5 की जगह 10 डिग्री लेता, तो इधर ही लेके देख लो, 10 डिग्री लेता अगर मैं, तो देखो 10 डिग्री के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। ये RT कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा।
मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक है इनिशियल रेजिस्टेंस पे और एक आप टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज T माइनस जीरो। T माइनस जीरो क्यों? क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर तुमने कितना लेके रखा है, 0। अगर इनिशियल टेम्परेचर में 5 डिग्री लेता और फाइनल 10 डिग्री लेता तो क्या लिखता वहां पे 10 माइनस 5, मतलब T2 माइनस T1। अगर मैं इनिशियल 2 डिग्री लेता हूँ और फाइनल 10 लेता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं 10 माइनस 2। हमने इनिशियल कितना लिया है 0, फाइनल कितना लिया है T, तो T माइनस 0। तो फिर RT माइनस R0 इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको नाम ही अल्फा है, उसका नोटेशन क्या है, अल्फा है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अल्फा है, ये कांस्टेंट अल्फा है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर दिया, तो ये क्या आ गया R0 इंटू P, वेयर अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब एग्जाम में, और ये आ सकता है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है, डिफाइन व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, 1 मार्क के लिए। अब तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच अपीयर्स इन दैट इक्वेशन, तो नहीं बोल सकते ना, फिर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, ये अल्फा इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर देंगे, ये जो R0 बाई टी था इसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, RT माइनस R0 अपॉन R0 T। ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन किसका, अल्फा का, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अब इसी को इंग्लिश में लिखना है, सिंपल है। पहली बात समझ लो, रेशो को इंग्लिश में पर बोलते हैं, पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट सुना, ये पर यूनिट। करंट पर यूनिट एरिया, मतलब करंट अपॉन एरिया, कौन था ये, करंट डेंसिटी था, बराबर। चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट। फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर। तो इंग्लिश में रेशो को हमेशा रेशो नहीं बोलते, पर ऐसा वर्ड यूज होता है। अब डिफाइन कैसे करना है ये भी समझ लो। आप लोगों का प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि लिखते नहीं आता है, वो सीख लो, डिफाइन करना है। यहाँ पर रेशो मतलब पर वर्ड आएगा, ऊपर कौन है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, नीचे कौन है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, और कौन है, टेम्परेचर है। अगर मैं टेम्परेचर का चेंज 1 डिग्री कर दूं, मतलब पहले 0 डिग्री था, अब 1 ही डिग्री से बढ़ाया है। अगर 1 था तो 2 कर दिया, 2 था तो 3 कर दिया, 3 था तो 4 कर दिया, 4 था तो 5 कर दिया, 5 था तो 6 कर दिया, मतलब टेम्परेचर चेंज कितना है, 1 डिग्री। तो डिफाइन कैसे करोगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ओरिजिनल कितने डिग्री पे था, 0 डिग्री, पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। हो गया, डेफिनेशन खत्म। डेफिनेशन कैसे बनाना है उसका भी तरीका है। न्यूमरेटर में कौन है, चेंज है, किसका चेंज है, रेजिस्टेंस का चेंज है। डिनोमिनेटर में दो चीजें हैं, एक है इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे, और कौन है, टेम्परेचर है। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर को कितना कर दो, 1 डिग्री, 1 डिग्री कर दो, मतलब चेंज इन टेम्परेचर को 1 डिग्री कर दो। अब डिफाइन कैसे करोगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन शॉर्ट, 1 डिग्री टेम्परेचर मैंने चेंज किया तो फिर रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिमाग में फिट कर लो, अगर मैं टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री से चेंज करता हूं, if I change the temperature only by 1 degree, how much is the change in resistance, that is nothing but temperature coefficient of resistance। तो डिफाइन कर लेंगे हम लोग, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो अभी आप मुझे बताओगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ, is defined as change in resistance per unit initial resistance
लेकिन इनिशियल रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पे था? एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। हो गया। अब मैंने आपको और एक चीज बताई थी, जैसे ही आपने नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया उसी टाइम पे डायमेंशंस और उसका एसआई यूनिट आना चाहिए। एसआई तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम आ सकता है, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हमने टेम्परेचर किस में मेजर किया है? डिग्री सेल्सियस। अब बात बताओ, व्हाट इज डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस? मतलब मीटर माइनस मीटर इज मीटर। What is ohm minus ohm? What is distance upon distance? Dimensionless. Resistance minus resistance is resistance upon resistance. Resistance और resistance के units हो गए क्या? आंसर डिनोमिनेटर में कौन बचा? 1 अपॉन टेम्परेचर, मतलब पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। तो यूनिट्स ऑफ अल्फा आर 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या फिर 1 अपॉन केल्विन। हो गया। तो अल्फा हमेशा पर डिग्री सेल्सियस में या पर केल्विन में मेजर होगा। क्लियर? इसी टॉपिक को टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिफिकल्ट बना के दिया है, हमने इसको सिंपल किया है। अब टेक्स्ट बुक का अप्रोच और इसके अप्रोच में छोटा सा फर्क है। टेक्स्ट बुक के अप्रोच में चेंज इन रेजिस्टेंस की बात ही नहीं हुई है, डायरेक्टली चेंज इन रजिस्टिविटी। ये थोड़ा सिंपल जाता है। अब मुझे बात बताओ, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का रिलेशन क्या था? रेजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी, मतलब रो एल अपॉन ए। मैंने क्या बोला, जब टेम्परेचर चेंज करते हो तो लेंथ और एरिया चेंज करते हो क्या? नहीं करते। वेरी गुड। बट रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, लेकिन एल और ए क्या है? कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये जो हमने यहाँ पे अल्फा लिखा था वो क्या था? आर टी माइनस आर ओ अपॉन आर ओ इंटू, लेकिन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? रो। तो रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो टी, ये आ गया इक्वेशन। ये इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में है ना? ये सेम इक्वेशन टेक्स्ट बुक में है। और मैं रोज बोल के आपको एक ही ध्यान दो ध्यान दो। तो मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, ध्यान दोगे तो इजी होगा, नहीं तो फिर जैसे ये रोटी है ना, वैसे तुम 2 साल तक रोटू हो गई। रोटू समझ में नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुमने ध्यान दिया तो हमेशा ऐसा हंसते रहोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम जो चाहे कर लो, यू विल ओनली क्राई। यहाँ पे भी, कॉलेज में भी, कई और क्लास में भी, एग्जाम में तो बिल्कुल एग्जाम के बाद तो तुम, होता है लोगों को नीट क्लियर करना होता है, डॉक्टर बनना होता है, और जब रिजल्ट आता है तो फिजिक्स ऐसी हालत खराब करता है, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। तो ध्यान दो अभी यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? हमने अप्रोच सिर्फ चेंज किया, हमने डायरेक्टली रेजिस्टिविटी नहीं लिखा, हमने रेजिस्टेंस लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि न्यूमेरिकल में लगने ही वाला है फॉर्मूला। अब एज आई टोल्ड यू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। कौन से? कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। अब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर प्लॉट कर लो। व्हाट इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर फॉर अ कंडक्टर? लीनियर। अभी तो देखा था लीनियर ग्राफ था। अभी हमको रेजिस्टेंस नहीं प्लॉट करना है, अभी हमको रेजिस्टिविटी प्लॉट करना है। तो अगर हम रेजिस्टिविटी प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर ही रख रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? अभी रेजिस्टिविटी। मैं 3 अलग अलग मटेरियल का ग्राफ प्लॉट करूंगा। एक फॉर कंडक्टर, एक फॉर सेमीकंडक्टर और एक फॉर अलॉय। नहीं, बैड कंडक्टर प्लॉट नहीं करते हो, क्योंकि बैड कंडक्टर ही नहीं है, तो वहां पे तो रेजिस्टेंस क्या है? इंफिनिटी है।
मैंने बताया था कि आपको रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, हाँ बताया था, नहीं मैंने बताया है, आई हैव टोल्ड यू। अरे सेमीकंडक्टर्स में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस था, तभी बताया था मैंने कि जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो मतलब ओपन सर्किट जैसा होता है और रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, तो पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में बैड कंडक्टर होता है, मतलब बैड कंडक्टर में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, ये मैंने बताया है आपको, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन अगर आप रेजिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो डेफिनेटली बैड कंडक्टर का ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, क्योंकि बैड कंडक्टर में रेजिस्टेंस वैसे भी इंफिनिटी है और रेजिस्टिविटी भी इंफिनिटी है, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, हम लोग वेरिएशन प्लॉट कर रहे हैं, किसका, वेरिएशन ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। और तीन ग्राफ है, पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर और एक है अलॉय। व्हाट इज अलॉय? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो व्हेन यू प्लॉट graph of resistivity versus temperature for a conductor, resistance versus temperature का ग्राफ क्या था, लीनियर। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, लीनियर, तो वो लीनियर आता है, लेकिन वो लीनियर हायर टेम्परेचर पे होता है और लोअर टेम्परेचर पे होता है नॉन लीनियर। क्या होता है वो, नॉन लीनियर। तो वेरिएशन of resistivity versus temperature for a conductor at lower temperature is non-linear, but at higher temperature is linear. Variation of resistance with temperature is linear for a conductor, but variation of resistivity with temperature for a conductor is non-linear for smaller temperature and linear for higher temperature. मेटल अलॉय के केस में लीनियर ही है लेकिन चेंज बहुत स्मॉल है। Variation of resistivity with temperature for alloy is mixture of two different metals, is linear but the change is very small। यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, वहां पे स्लोप कम है। और सेमीकंडक्टर की अगर बात करोगे वहां पे उल्टा होता है, वहां पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कहाँ, वैलेंस बैंड से सीधा कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में। और अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्शन मिलेगा, मतलब करंट पास होगा। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर resistance decreases and hence resistivity also decreases. In case of conductors, when you increase temperature, resistance and hence resistivity increases। resistance का change linear है, resistivity का change भी linear है, लेकिन higher temperature पे और lower temperature पे क्या है, non linear है। और alloy के केस में टेम्परेचर के साथ resistivity बढ़ता है लेकिन change क्या है, small है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कम होता है। तो फिर ये पीटीसी है, ये भी पीटीसी, और ये क्या है, एनटीसी है। सो सब्सटेंस इन विच रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आर नोन एज पीटीसी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एंड द सब्सटेंस फॉर विच रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आर कॉल्ड एज एनटीसी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेमीकंडक्टर क्या है, अलॉय, और कंडक्टर्स कौन है, पीटीसी है। तो यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर। सो इफ यू नो दिस मच, अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला मतलब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस के साथ पहला नहीं, आज का पहला मतलब कल के बचे हुए क्वेश्चंस। कल जो हमने टॉपिक कवर किए थे उसके 2-3 क्वेश्चंस रह गए, तो पहले वो कवर करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को किससे नोट करते हो, आई से नहीं, आई बाय ए मतलब जे इन अ कॉपर वायर इज 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जे की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500।
500 क्या एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये ऐसा यूनिट होता है क्या? तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 500 का 100 मतलब 10⁻² और 10⁻⁻⁴ तो कितना हो गया? 10�6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बराबर। ये क्या मिल गया हमको? क्या मिल गया हमको? करंट डेंसिटी। पीछे बैठे हुए मिस्टर ब्लैक और मिस्टर मोर और लेस व्हाइट, ध्यान दो यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज। अगर आपको याद होगा ये पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब कौन था? स्मॉल एन था। स्मॉल एन कौन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर मीटर क्यूब या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना है? 8.47 इंटू 10⁻² कितना है? 22 पर सेंटीमीटर क्यूब है। एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻2। तो क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶। तो नीचे 10⁻⁻�6। ये 10⁻⁻�6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 10 कितना आएगा? 28 पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स है। आगे कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? वीडी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वीडी? J/NE। तो वीडी फाइंड करना है। लास्ट बेंच पे जो बैठा है इधर, वो मेरे को बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वीडी। नहीं, वही बताएगा, बाकी बताओ मत बताओ। ई का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 1.6 इंटू 10⁻²। तो बता दो व्हाट इज वीडी। चलो फॉर्मूला मत बताओ, वीडी का फुल फॉर्म बता दो। मेरे को एग्जैक्टली पता है कौन कितना ध्यान देता है क्लास में। मेरे को पता है किसको पूछूंगा तो आंसर आएगा। मेरे को पता है किसको पूछूंगा तो आंसर आएगा। आई कैन प्रूव। बताओ व्हाट इज वीडी। J/NE। बात खत्म। तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। ऑल द बेस्ट। लाइफ टाइम के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि ऐसा रहा तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। क्या फाइंड करना था? वीडी। J/NE। जे की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? इंटू 10⁻28। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6। एक काम करना, 1.6 को 16 इंटू 10⁻²। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, यू विल सी, ये 28 प्लस ये -20, तो +8 ऊपर जाके -8। तो 5 इंटू 8.47 इंटू 16 इंटू 10⁻²। ऐसा क्यों किया हमने? हाँ हाँ, तो -8 + 6 भी होगा ना। हाँ, तो -8 + 6 कितना हो गया? ठीक है, -2 हो गया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1/16 पता है कितना होता है? 1/2 पता है कितना होता है? 0.5। 1/4 पता है कितना होता है? 0.25। 1/8 0.125। 1/16 0.0625। तो ये 5 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻²-2/8 अब यहाँ पे ये 0.06 है और 10⁻² है। ऑलरेडी 10⁻² है ना, तो 10⁻⁴ कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कर लो। इसके 2 डेसिमल्स को शिफ्ट कर दो और इसको दे दो। बराबर। गुड। अपॉन। अब ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 6.25 का डबल पता है। 6.25 का डबल होता है 12.5। उसका डबल होता है 25। मतलब 6.25 इंटू 4 तो हो गया 25। 6.25 इंटू 4 हो गया 25। 5 करना था 4 बार तो कर लिया, फिर 25 में 6.25 एक बार और ऐड कर लो। 31.25। कितना? 31 नीचे कितना है? 8.47।
अगर ऊपर 32 होता नीचे 8 होता तो आंसर 4 होता, ऊपर 32 होता डिनोमिनेटर में 8 होता तो आंसर 4 होता। ऊपर 32 से कम है और डिनोमिनेटर में 8 से ज्यादा है। हाँ 3 पॉइंट, अच्छे से सोच लो। 4 से कम की 4 से ज्यादा, पहले वो सोचो। हाँ 4 से कम, ओ ओके। 31.25 डिवाइडेड बाय 8.47, 3.68, तो कितना आ गया 3.68 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर। अब आंसर गलत है कि सही है, तो ड्रिफ्ट स्पीड का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने बताया था 10⁻⁻⁴, तो यही आंसर आना चाहिए। प्रिंट तो 1 ही यहाँ पे, लेकिन आंसर तो डेफिनेटली यही होगा। डन।